हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं कोर्स को आगे बढ़ाऊं और अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाऊं, आशा करता हूं कि आपने मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स को देखे हैं और एज़ पर मेरी गाइडलाइंस आपने उनके जितने भी डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन किया है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को पढ़ाने का दो तरीका मैंने यूज़ किया है और इसके लिए आप शायद से देख सकते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक है वो दो दो प्लेलिस्ट में आ रही हैं। एक है इंडिविजुअल चैप्टर 3 के नाम से और एक आ रही है कंबाइंड के हिसाब से। अगर आप ये वीडियो अभी कंबाइंड के में से देख रहे हैं तो काइंडली दिए हुए ऊपर आई लिंक में इंट्रोडक्शन का वीडियो जो कि कंबाइंड के लिए है उसको देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है और या कैसे ये प्लेलिस्ट को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप कंबाइंड स्टडी में नहीं देख रहे हैं तो आप ऊपर के आई लिंक को हट उसको छोड़ सकते हैं और आपके लिए जो दूसरा आई लिंक है वो है कि आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। वैसे आप चाहेंगे तो कोई भी चीज़ें आसान है, आप मेरे इन हाउस ट्यूशंस के पेज में जाके चैनल के पेज में जाके वहाँ से भी प्लेलिस्ट को अच्छे से इजीली ब्राउज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ आपके लिए आपको जो समझ में आया वैसे सब कुछ मैंने लिखा है। इवन इस वीडियो के नीचे भी इस तरह का डिस्क्रिप्शन होगा। चलिए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए आगे हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हमने कुछ पढ़ा था कि हम कैसे मैटर के अंदर जो एटम नाम का आविष्कार किया गया था उसको डेल्टन ने कैसे यूज़ किया था, या उसके पहले कुछ जो हम लोग के इंडियन फिलोसोफर या ग्रीक फिलोसोफर आए थे उन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल किया था। उसके हमने डेल्टन की पोस्टुलेट्स को पढ़ा था जो कि 6 थे। उसके हमने कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जो जो हम लोग की लॉज है उनको हमने स्टडी किया था। चलिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एटम। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मैसन बिल्डिंग वॉल्स फ्रॉम दिस वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग? व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? बोला है कि आपने कभी तो देखा होगा किसी मैसन को, यानी जो घर पर बनाते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो पहले क्या बनाते हैं, पहले ईंटे को रखते हैं, ईंटे को जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हैं, दीवार को जोड़ जोड़ के एक रूम बनाते हैं और फिर रूम को जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं। तो मेन जो उसकी जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शंस क्या थी वो है, या जिसे हम कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो क्या थी, वो है उसका ब्रिक, सिंगल ब्रिक। उसी तरह हम लोग का जो मैटर है उसका जो सिंगल, या हम जो कह सकते हैं कि उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एटम। ठीक है, इसको इस तरफ से बताया गया है। अब पूछा गया हाउ बिगर एटम। सच बोला जाऊँ, बिना पढ़े बोल सकता हूँ मैं इसको कि एटम बहुत छोटे होते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं, एटम छोटे होते हैं तो सबको पता है, लेकिन कितने छोटे होते हैं चलिए पढ़ते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, देखिए more than millions of atoms when stacked together would make a layer barely as thick as a sheet of paper। यानी इतने छोटे होते हैं। यहाँ पे उसका कुछ यूनिट दिया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। और एटम में जो रेडियस होता है, कोई भी एटम का जो रेडियस होता है उसको हम नैनोमीटर मापते हैं, यानी इतना छोटा होता है। मीटर के साथ हमें अंदाज़ा है कि 1 मीटर कितना होता है, उस मीटर को डिवाइडेड बाय 10⁹ कीजिए, उतना छोटा होता है उसका रेडियस की मापने के तरीके। और यहाँ पे कुछ रिलेटिव साइज आपको दिए हैं समझने के लिए कितना छोटा होता है। चलिए इसको आप देख सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखा है वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। हमें बोला गया कि यह सच बात है, इतने छोटे छोटे एटम्स होते हैं तो हमें इनके बारे में इतना जानकारी लेने की क्या ज़रूरत है। ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है कि हमें इनके बारे में बहुत कुछ जाननी पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान से देखें हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखिए रीज़न टू नो, यहाँ मैं मंडला कर रहा हूँ, इसका क्या है, रीज़न टू नो, रीज़न टू नो एटम्स। क्यों, क्यों, क्योंकि this is because our entire world is made up of atoms. We may not able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. Though modern techniques we can now produce magnified images of the surface showing the atoms.
पहले के ज़माने में एटम्स को देखना बहुत एक चैलेंजिंग बात थी, लेकिन अभी के जो आधुनिक जो हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं उससे हम अच्छे से चीज़ों को सरफेस में देख सकते हैं। और इसके अलावा मैटर जो है हमारे आस चारों तरफ जो भी चीज़ है सब मैटर ही है, या हम कहते हैं जिसके हम कहते हैं हमारे आसपास की सारी चीज़ें किससे बनी होती है, वो सब होती है पदार्थ से। तो पदार्थ क्या था, एटम, यानी आसपास हम क्या है मैटर से, और मैटर के अंदर एटम से घिरे हुए हैं। तो इन चीज़ों को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इनके बारे में जानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एनिमल्स। देखिए अब हम बात करते हैं कैसे नाम दिया गया है, कैसे सिंबल्स को पहचाना गया है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला गया कि सबसे पहले जो आया था ना, डाल्टन ने पहले नामकरण किया था। Dalton was the first scientist to use the symbols of the element in a very specific sense. When he used the symbol for an element, he also meant a definite quantity of the element. यानी सिंबल के साथ, यानी डाल्टन ने सिंबल के साथ क्वांटिटी को मेजर किया। इसको क्वांटिटी, जो हैंडराइटिंग ठीक करना पड़ेगा आपके लिए, चलिए इस कोशिश करता हूँ। क्वांटिटी, यस, मच बेटर। क्वांटिटी किसने किया था, डाल्टन ने, ये डाल्टन का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक आए थे बेरजिलस नाम के कोई आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि सिंबल्स ऑफ एक एलिमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स, एंड जो हम अभी पढ़ते हैं ना 1 लेटर और 2 लेटर, इस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं। ये आया था 1 पहले, ये आया था ये दूसरा, और इसको किसने किया था, इन्होंने किया था बेरजिलियस ने इसको किया था। तो पहले हम इस तरह से कुछ चीज़ों को याद रखते थे। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट होता है एक एलिमेंट को ऐसे डायग्राम में बताने के लिए, लेकिन उसके बाद लेटर के नाम से इसको किया गया। देखिए इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर, सबसे पहला यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ लाल से, जस्ट नॉलेज के लिए, सबसे पहले द नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड इन द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जांपल कॉपर जो कि मिला था साइप्रस में, ठीक है। बोला गया है कि पहले के ज़माने में जो हम नामकरण करते थे कोई भी एटम्स का, वो एटम का नामकरण हम करते थे कि वो एटम कहाँ से मिला गया है या कहाँ से वो एटम हमें मिला है, ठीक है। उसी हिसाब से उसका 1 लेटर या 2 लेटर में उसका नामकरण होता था। दूसरा लेटर क्या हो गया, कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए सम नेम वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स, जैसे येलो को हम कह सकते हैं, गोल्ड के लिए हम येलो कलर को कह सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, कलर्स, ठीक है। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, IUPAC आता है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लैक कलर यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्रूव्स नेम ऑफ द एलिमेंट्स, वो अप्रूव करती है। तो अप्रूव कौन करता है नामकरण एलिमेंट्स का, सॉरी एटम्स का, कौन करता है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, ये तो 2 हो गए, कभी होता है कहाँ से आया, फिर उन्होंने बताया कि कलर के हिसाब से, फिर बताया कि IUPAC ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नामकरण को सटीक या उसके ऊपर जो थप्पा लगाती है वो IUPAC के द्वारा ही होती है। चलिए नेक्स्ट बोला गया कि many of the symbols are the first 1 or 2 letter of the element name in English. The first letter symbol is always capital and the second is always in the lower case. ये नेमकरण का पहला चाप, ठीक है। नेमिंग का ये मैं लिख दे रहा हूँ, नेमिंग के पहले तरीके, नेमिंग रूल 1 क्या कहा है कि कोई भी जो नाम लिखा जाएगा उसके पहले के एक अक्षर लीजिए या फिर उसके 2 अक्षर लीजिए, जिनमें से पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होगा और दूसरा अक्षर लोअर लेटर में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन का कैपिटल है, एक सिंगल हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम का AL है, ना कि नॉट कैपिटल A एंड कैपिटल L, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, ठीक है। कोबाल्ट का CO, लेकिन उसका बोला गया है सिंबल्स ऑफ सम, यहाँ पे रूल 2, यहाँ पे रूल 2 देखिए कितना अच्छे से मार्किंग कर रहा हूँ, सब आप अपने बुक में कीजिए। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and the letter preceding letter and the name. यहाँ पे कहा था फर्स्ट लेटर और सेकंड, यहाँ पे देखिए H लिया गया था, यहाँ पे A और L इमीडिएट नंबर को लिया गया था, इमीडिएट
अल्फ़ाबेट को लिया गया था, लेकिन यहाँ बोल रहा है पहला को आप लीजिए और जो सेकंड लेटर होगा वो बाद में कोई भी लेटर हो सकता है। जैसे क्लोरीन CHL है ना, तो फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर को लेके बनाया गया है, यानी ना कि इमीडिएट लेटर्स, कोई भी एक फर्स्ट लेटर को लीजिए और उसके बाद कोई भी लेटर को लीजिए। ये हो गया रूल 2। रूल 3 देखिए, रूल 3, रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट लैटिन, जर्मन और ग्रीक। लैटिन, जर्मन और ग्रीक से भी चीज़ें ली गई, जैसे नेम ऑफ द आयरन Fe इज फ्रॉम लैटिन वर्ड फेरम, सोडियम Na फ्रॉम नेट्रियम, पोटाशियम K फ्रॉम कैलियम। देयरफॉर सबका क्या है रूप में, मस्ट क्या है कि सबका यूनिक नाम होना चाहिए। ठीक है, तो 3 रूल आप याद रख सकते हैं कैसे एटम्स का नामकरण किया गया था। अब यहाँ पे कुछ नामकरण है। एल्युमिनियम, आप इसको यहाँ पे लिखा भी है कि डू नॉट मेमोराइज ऑल इन वन गो, जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे आप नामकरण से ऑटोमेटिकली हैबिचुएटेड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एटॉमिक मास। इस टॉपिक को भी आज कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो अभी तक उतनी लंबी नहीं बनी है। चलिए अब आती है द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी proposed was the atomic mass। डाल्टन ने इसको किया था, याद रखिएगा। एटॉमिक मास किसके द्वारा था? डाल्टन। डाल्टन ने ही एटॉमिक मास का बताया। उसने क्या कहा था? ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। देयर थ्योरी कुड ऑल्सो एक्सप्लेन द constant proportion as well as the scientists were prompted to measure the atomic mass of the atom। उसने क्या कहा था कि हर एक जो एलिमेंट है उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास है, और उस एटॉमिक मास को बताने के बाद बाकी साइंटिस्ट इस कोशिश में लग गए थे ढूंढने के लिए कि कैसे इसके एटॉमिक मास को निकाला जाए। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। उस टाइम पे इतना आसान नहीं था कि हम किसी भी एटम का उसका मास निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए क्या किया था? रिलेटिव एटॉमिक मास को चूज़ किया गया था। रिलेटिव मतलब जो कि नियरली इक्वल्स टू था। ठीक है, नियरली इक्वल्स टू। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट करते हुए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो C है, कार्बन जो है वो होता है 3 ग्राम अगर लेते हैं, और ये कंबाइन होता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैच करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहीं पे लिखा है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए यहाँ पे 3 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन लिया है और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए। इनका अदर वर्ड क्या है? कार्बन कंबाइंस विथ 4-3 टाइम्स ऑफ मास ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन ने इसके साथ 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन किया। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूनिट करते थे? AMU पहले, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन लास्ट में कन्वर्ट होकर U हो गया। पहले हल था AMU, फिर वो लास्ट में क्या हो गया? U, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। इसे कहते हैं यूनिफाइड मास। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे जाकर देखिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि अगर आपको कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो मुझे काइंडली बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ शांत एनवायरनमेंट में करने के लिए, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो काइंडली पूछे, उसके बारे में बताइए, कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन ज़रूर कीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है देन, अगर हम यू से इसको करें तो यहाँ लिखा है देन वी वुड असाइन कार्बन एज एटॉमिक मास 1U, और ऑक्सीजन को किया ऑक्सीजन कितना करें? 1/3, क्योंकि ये हो गया 1GO और ये हो गया, जो डिवाइड करके देखेंगे 1.33U आता है। However, a more convenient to have this number as whole number। देखिए 1.33, अभी तो एक एटम में 1.33 आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब ज़्यादा एटम्स आ जाएंगे तो 1.33 आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर्स की बात हमें करनी पड़ेगी उसकी। इसलिए क्या किया गया, हमने उन लोगों साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे हमें ये होल नंबर पे कन्वर्ट करने में ईजी हो, क्योंकि होल नंबर पे चीज़ें हमें याद रहती हैं। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट जब इनके बारे में बात कर रहे थे, जब ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? इनिशियल टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O2 का 1/16
मास को लिया गया। क्यों लिया गया? इसका रीज़न था दो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता था। दूसरा, एटॉमिक मास जो करता था, जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करने में मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा मिक्स डेसिमल नंबर्स में नहीं थी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा होल नंबर भी थी। पहला क्या है, ऑक्सीजन बहुत लोगों के साथ रिएक्ट करता था। दूसरा, बहुत लोगों का नहीं, बहुत एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता था। और तीसरा है कि जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर पे ज़्यादातर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी एक दुविधा आई। क्या थी? हाउएवर इन 1961 में एक चीज़ हुई। क्या हुई कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास को हमने कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया। इम्पॉर्टेंट है, कार्बन 12। ठीक है, ऑक्सीजन के 116 को हटा के कार्बन 12 को एक्सेप्ट किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ओके, ये मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ये रहा, तो was chosen as the standard reference for measuring atomic mass. One atomic mass क्या कहता है? One atomic mass unit of a mass, one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon. यानी आप किसी भी एटम का जो मास होगा वो कार्बन 12 के 1/12 मास के बराबर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, द एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन। यानी किसी भी एलिमेंट का, यहाँ मैं राइट साइड करता हूँ, एनी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका जो एटम है, उसका जो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट, वो क्या होगा? कार्बन 12 के 1/12 के बराबर होगा। ठीक है, यानी उसका जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा? वो कार्बन 12 के जो एटॉमिक मास है उसका 1/12 कर लें, उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जस्ट मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि एक कंपाउंड है Z, तो इसका मैंने बोला इसका वेट मान लीजिए है 1, तो C12 का 1/12 कितना होगा? वो इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कार्बन 12 का 1/12 जितना वेट देता है, यानी 12 भाग का एक भाग, कार्बन 12 एटम का जो वेट है उसको 12 भाग करके जो एक भाग हम लेंगे, 12 भाग का एक भाग, उसका वेट मैच करेगा एटम के एटम के यू के साथ। यू मतलब यूनिफाइड मास के साथ। So the relative atomic mass of all elements have been found in respect to atom of carbon. इसके बाद क्या गया, सारे एलिमेंट्स को इस कार्बन 12 के साथ ही कंपेयर किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मान लीजिए कार्बन 12 किसी का इसका मान लीजिए 1/12 वैल्यू अगर आता है 10, मान लीजिए 10, और तो यहाँ पे अगर ये 10 है और यहाँ पे इसका वैल्यू 20 है, तो इसको हम 20 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों? ये 10 है, 2 का मतलब है 1 + 1, ये 1 है एक 10 के लिए, ये एक 10 के लिए, और ये एक है एक और 10 के लिए। यानी ये 2 जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है कार्बन 12 के 1/12 यानी 2 पार्टिकल्स के साथ। क्लियर हुआ? चलिए इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे समझ सकते हैं। यानी मेन बात है कि अगर सिंपल लैंग्वेज बताया जाए कि कार्बन 12 का जो AMU है, मैं AMU बोल रहा हूँ, आप यू भी बोल सकते हैं। AMU इसलिए क्योंकि वो वर्ड लगता है कि कोई वर्ड है, यू क्या होता है सडनली उसमें निकल जाता है। तो AMU जो वर्ड है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब यू को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है कार्बन 12 का, उसका 12 भाग करके जो एक भाग लेते हैं, उस भाग के साथ कंपेयर होता है एटम्स, दूसरे एटम्स का भाग। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने कहा कि कार्बन 12 का 1/12 है 10 ग्राम मान के चलिए, और किसी का मेरा है 20 ग्राम एलिमेंट्स का, तो 20 ग्राम को हम 2 ग्राम लिखें। क्यों? कार्बन 12 के हिसाब से 10 और 10 2 बार आ रहा है, तो वहाँ पे 20 बन जाएगा 2। उसी तरह अगर 40 है तो 4। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इमेजिनेशन की बातें की गई है, बहुत इजी टॉपिक है। बोला है इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स, imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and says this has the mass equal to 12 units. इसका मास है 12 यूनिट के बराबर। ठीक है,
हाँ बच्चों, शायद से अभी ट्रेन की आवाज़ आई होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन बहुत चलती है और वीडियो को पॉज करना उतना आसान नहीं होता है। एक फ़्लो में हम बने रहते हैं, तो काइंडली अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्लीज़ ये ट्रेन वाली आवाज़ को थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रेन को मैं रोक नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये मेरे हैंडल फिर भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे वो लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई वाटरमेलन सेल कर रहा है, तो क्या बोलेगा, ये कार्बन के 12 भाग में से एक भाग है। सो ही मेक 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड द फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट बाय सेलिंग। ठीक है, तो ऐसे करके वो चीज़ों को कसते से, फॉर एग्जाम्पल ये है कार्बन का 12 भाग, कार्बन का एक भाग लिया, ये हो गया 1/12। इस 1/12 के साथ देखो कंपेयर कर रहा है दो एप्पल को, तो ये 1/12 के साथ, मतलब हर मेन बात है, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के एटम्स को हम कार्बन 12 के 1/12 AMU से मेजर करने वाले हैं। दैट्स इट। ठीक है, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आई है। यहाँ पे उस तरह लिखा गया है, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ वन। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ही हमें एवरेज लेना पड़ता है। क्या बोला है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम एलिमेंट्स के, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर लिया जाए तो उसको हम ऐसे एवरेज डिफाइन करते हैं, किसके कंपेयर में, कार्बन 12 के 1/12 मास के, ठीक है, मास से। ठीक है, और इसी रेस्पेक्ट में हमें बताया गया है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के लिए जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज में सुनिए। कोई भी एलिमेंट को, सपोज मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास एक बड़ी बॉल है। ठीक है, अब बड़ी बॉल है और एक छोटी बॉल है। अब मैं बोल रहा हूँ ये छोटी बॉल को, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका वेट है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम के बराबर आपने 10 ग्राम तो पकड़ लिया, अब वो जो 10 ग्राम है वो क्या है, बड़े फुटबॉल का कुछ एक पार्ट है। मान लीजिए बड़ा फुटबॉल है आपका सिंपल 100 ग्राम का, मैं 100 ग्राम ही बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो 100 ग्राम से ये 10 ग्राम जो छोटा बॉल था वो क्या था, 1/10 पार्ट है ना, है कि नहीं। बड़े वाले फुटबॉल का है 100 ग्राम, छोटे वाले फुटबॉल का है 10 ग्राम। तो वो ये 10 ग्राम कैसा है, 1/10 है, यानी छोटा बॉल जो है वो बड़े वाले बॉल से 1/10 है। तो अगर ये 1/10 है और अगर मेरे पास मान लीजिए कोई दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया या कोई भी दूसरा चीज़, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, इस 1/10 छोटे बॉल के साथ, तो ये 1/10 जो छोटे बॉल के साथ कंपेयर में कर रहा हूँ वेट को, इसे हम कहते हैं इस लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के इस लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो है बड़ा बॉल, उसका 1/12 यानी छोटा बॉल, उस छोटे बॉल के साथ कंपेयर करना दूसरे एलिमेंट के वेट को। दैट्स इट। आशा करता हूँ आपको बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा 10 मिनट के बाद वीडियो को फिर से देखिए, आपको पक्की इसकी नॉलेज मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी सी टॉपिक। कहा गया है एटम्स आर मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम्स से मॉलिक्यूल्स आर आयंस। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव आयन एग्रीगेशन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर, यानी ये आपस में जुड़ के मैटर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी मैंने इसको डिस्कस किया है। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या होगा द एटम, यहाँ पे इसका आंसर मैं देखिए मार्किंग कर रहा हूँ दूसरे पेन से, हाँ इससे करता हूँ। ये देखिए यहाँ से जाएंगे, ये बस क्या कहता है, द एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ ए कार्बन 12। दैट्स इट। ठीक है, एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको लिख दीजिएगा। अब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया, वो आपके दिमाग पर रहनी चाहिए। चलिए, और वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एटम विद नेकेड आइज, ऑब्वियसली इसका साइज इतना छोटा होता है जो कि नैनोमीटर में होता है, और 1 नैनोमीटर मीटर के हिसाब से कितना होता है 10⁻⁹, तो इतने छोटा हमारे आई उसको देख नहीं सकती। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये प्लेलिस्ट जैसे मैं चाहता हूँ आप वैसे पढ़ रहे हैं। वैसे कुछ बच्चे शायद इसको प्लेलिस्ट 3 में इंडिविजुअल चैप्टर की तरफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब पढ़ाई बराबर है। बस प्लेलिस्ट जो है मैंने बनाया कंबाइंड वाला, वो मेरी चॉइस थी क्योंकि मैं आपको बेस्ट देना चाहता हूँ। अब रही बात, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 4 में, क्योंकि अभी ये टॉपिक में मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, लेकिन एटम में अभी बहुत कुछ चीज़ें जानना बाकी है, इसलिए अभी चैप्टर 4 में मूव करेंगे। इस प्लेलिस्ट में वो चैप्टर 4 मूव होगा, लेकिन अगर आप वो कंबाइंड प्लेलिस्ट को छोड़ दें और सिर्फ आप चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में देखें, तो अगर आप चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में भी हैं तो इसके बाद का वीडियो आपको व्हाट इज़ मॉलिक्यूल ही मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन कंबाइंड में आपको क्या मिलने वाला है, आपको कंबाइंड वाले में मिलने वाला है नेक्स्ट जो लेसन है वो आपको मिलेगा चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का कुछ पॉइंट्स, वहाँ पे ख़त्म करके फिर हम आएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखिएगा, वहाँ पे सब चीज़ें आपको क्लियर बताई गई हैं। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे को आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे पढ़ाई करने के तरीके से समझ रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आपके इस पेशेंस के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे को मुझे सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर बड़ी अच्छे से पढ़ाई होती है। आपका फीडबैक मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक बटन को तो एकदम छोड़ना नहीं, उसको बस स्मैश करते रहिए। हाँ, 2 बार मत कीजिए क्योंकि वो अनलाइक हो जाएगा, एक बार ही कीजिए, लेकिन सब कोई करेंगे तो वो से हम स्मैशिंग के टर्म से जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आशा करता हूँ कि हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, मस्ती में पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई को कभी बोझ मत रखिए। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, और हमेशा मैं आपके साथ हूँ। डाउट है तो काइंडली आप उसको लिखिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, बहुत सारे प्लानिंग्स मैंने कर रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट पहले मुझे मिले, कि चैनल सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।